प्राध्यापक डॉक्टर साहेबराव गायकवाड, हिंदी विभाग प्रमुख, अकोले महाविद्यालय अकोले। विद्यार्थी मित्रों, शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 आज इस साल पहली बार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। मित्रों, हिंदी सामान्य पेपर, जिसे हम हिंदी जनरल का दूसरा पेपर कहते हैं या G2 कहते हैं, हमें खुशी इस बात की है कि इस साल हिंदी जनरल के लिए लगभग 150 छात्रों ने इस विषय को चुना है। बच्चों, हिंदी जनरल पेपर की एक खासियत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोगों का स्पेशल विषय कौन सा भी हो, परंतु हिंदी जनरल का पेपर ऐसा है कि यह पेपर आप लोगों का SYBA का टोटल मेरिट बढ़ाने का काम करता है और आगे चलकर TYBA का भी मेरिट बढ़ाने का काम यह हिंदी जनरल का पेपर करता है। इस पेपर का जो टाइटल है, इस पेपर का जो शीर्षक है, हिंदी जनरल के पेपर का जो शीर्षक है वह आधुनिक काव्य, कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी। इस शीर्षक से इस साल से ये नया पाठ्यक्रम आ चुका है। बच्चों, इस साल भर हमें 2 सेमेस्टर का अध्ययन करना है, एक 3rd सेमेस्टर और एक 4th सेमेस्टर। और 3rd सेमेस्टर में हिंदी जनरल के पेपर में किस प्रकार का पाठ्यक्रम रखा गया है, कौन कौन से पाठ रखे गए हैं, कौन कौन सी कविताएं रखी गई है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक मैं समझता हूं। बच्चों, हिंदी जनरल के पेपर में 3rd सेमेस्टर में हमें 5 कविताओं का अध्ययन करना है और 5 कहानियों का अध्ययन करना है और थोड़ा सा व्याकरण का एक अंश है। जो 5 कविताओं का जो अध्ययन करना है, वह 5 कविताएं कौन सी है, हमें भी उत्सुकता थी क्योंकि नया पाठ्यक्रम था और आप लोगों को भी आज उत्सुकता यही रही होगी कि वह कौन सी कविता है जिसका हमें अध्ययन करना है, कौन सी कहानियां हैं कि जिसका हमें अध्ययन करना है। बच्चों, जो 5 कविताएं हैं उसमें से पहली कविता है जिस कविता का नाम है नाच, कवि अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय। बच्चों, इस कविता का जो विषय है वह बहुत नाजुक विषय है। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि नाच 2 प्रकार का होता है, 2 तरह का नाच होता है। जब हम आनंदित होकर, हम उल्लासित होकर, हम अपनी मर्जी से नाचते हैं, हमारी देह तक नाचे बिना नहीं रहती, उसी को नृत्य कहा जाता है, उसी को डांस कहा जाता है। और नाच किसे कहते हैं? जो दूसरा कोई हमें नचाता है उसी को नाच कहता है। और जिंदगी यो भी बहुत नाच नचाती है बच्चों। नाच और नृत्य में यही फर्क है, हमें कोई नचाता है। सड़क के किनारे 2 खंभों के सहारे जो रस्सी बंधी होती है और उस रस्सी पर चलने वाला या चलने वाली जो होती है वह नाचती नहीं है बच्चों, उसी को कोई नचाता है। सही अर्थ में देखा जाए तो वह नाचता ही नहीं, वह स्वयं को बचाता हुआ रस्सी के एक छोर से दूसरी छोर तक जाने की कोशिश करता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं यहां से निकलूं, वहां से चला जाऊं उस छोर की ओर और मैं मुक्त हो जाऊं, मैं फ्री हो जाऊं, मैं फ्रीडम हो जाऊं, परंतु कोई उसे नचाता है। इस कविता का विषय यही है। बच्चों, दूसरी कविता है देश कागज पर बना नक्शा नहीं है। यह कविता लिखी है सर्वेसर दयाल सक्सेना। बच्चों, आप लोग जानते होंगे, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, मूलतः कवि सर्वेसर दयाल सक्सेना ये राष्ट्रवादी कवि है। राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, संसद के बारे में आम से आम आदमी की आवाज जो है वह संसद तक पहुंचाने का काम उसने किया है। आम आदमी की जो परेशानी है, देश की जो समस्याएं हैं, उसी को अनेक कविताओं में उन्होंने चित्रण किया है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, इसका मतलब यह है कि
कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने हमारे देशवासियों को एक चेतावनी दी है कि केवल अपने देश को, अपनी भारत भूमि को कागज पर बना हुआ नक्शा न मानकर उसी को अपना बना लो। आज जो हमारे देश में स्थिति पैदा हो गई है, हमारे देश के जो जो टुकड़े बनाने की कोशिश हो रही है, उसी पर आधारित ये कविता आज भी कितनी प्रासंगिक हमें लगती है। इस विषय को लेकर यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। तीसरी कविता है बच्चों, एकलव्य से संवाद। यह कविता लिखी है अनुज लुगुन ने कविता लिखी है। बच्चों, ये कविता मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कवि ने एकलव्य से किया हुआ संवाद है। बच्चों, जिस समय हमारे सामने एकलव्य का नाम आता है, द्रोणाचार्य का नाम आता है, तो हमारे आंखों के सामने महाभारत का चित्र उपस्थित हो जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने जंगल में रहने वाले आदिवासी एकलव्य का अंगूठा मांगा था दक्षिणा के रूप में, और स्वयं स्फूर्ति से, अपनी मर्जी से एकलव्य ने अंगूठा काट कर दिया था। लेकिन यह बात अनुत्तरित रह जाती है, प्रश्न चिन्ह लगा जाता है कि एकलव्य का आगे क्या हुआ। उसी ने अपनी तीर कमान हाथ में संभाली होगी या नहीं होगी, पता नहीं है। परंतु शायद ऐसे ही आज भी उड़ीसा के सीमावर्ती झारखंड के मुंडा आदिवासियों में वही तीरंदाजी आज भी दिखाई देती है, और उसका प्रमाण स्वयं कवि भी है। ऐसा ही हुनर, ऐसी ही कला, तीर कमान चलाने की कला, तीरंदाजी चलाने की कला अन्य क्षेत्र के आदिवासियों में आज भी दिखाई देती है। बच्चों, मेरे बचपन में मैंने खुद आदिवासी को देखा था। एक आदिवासी बूढ़ा ऐसा था जो नदी के किनारे पेड़ की डाली पर बैठकर नदी में तैरने वाली मछली को अपनी तीर से मार देता था। ये तीरंदाजी आदिवासियों में आज भी हमें दिखाई देती है। चौथी कविता है हॉकी खेलती लड़कियां। ये कविता लिखी है कवयित्री कात्यायनी। कात्यायनी एक स्त्रीवादी कवयित्री है। हॉकी खेलती लड़कियां, इस कविता में लड़कियां अपने जीवन को गंभीर जीने की कोशिश कर रही है, जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रही है। हर एक लम्हा वह अपनी मर्जी से जीने की कोशिश कर रही है। जो घर की, परिवार की, समाज की जो सारी परंपराएं हैं, उस परंपराओं को तोड़कर खुले मैदान में हाथ में स्टिक लेकर वह खेल रही है। मैदान में खुली सांस लेने की कोशिश कर रही है आज की लड़कियां। पांचवी कविता, टनन टनन बोलती बोलती पूरी। यह कविता लिखी है अनामिका ने। लेकिन वैसे तो अनामिका ये स्त्रीवादी कवित्री है, स्त्री विमर्श की कवित्री है। लेकिन एक बात मुझे आपसे करनी है कि प्रस्तुत पाठ्यक्रम में यह जो टन बोलती बोरी शीर्षक से जो अनामिका की कविता रखी गई है, परंतु मुझे संदेह इस बात का है कि इस शीर्षक से अनामिका की कोई कविता नहीं है, परंतु इस विषय पर आधारित एक कविता अनामिका की है, और उस कविता का नाम है कूड़ा बिनते बच्चे। कूड़ा बिनते बच्चे शीर्षक की जो कविता है, इसमें इसी विषय को लेकर अनामिका ने ये कविता लिखी है। सड़क के किनारे कूड़ा कचरे के ढेर पर पीठ पर बोरी लाद कर चलने वाले जो बच्चे हैं, वे बच्चे कूड़े कचरे के ढेर पर जो शराब की बोतलें उठाकर अपनी बोरी में डालते हैं, और जब सड़क पर चलते हैं तो वह शराब की बोतलें एक दूसरे को टकरा कर टन 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 बोरी में बोलते रहते हैं। इस प्रकार का आशय इस कविता में है, परंतु हिंदी अध्ययन मंडल ने जो किताब संपादित की है, जब तक वह किताब हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो जाएगी। बच्चों, इस तरह की ये 5 कविताएं हमारे अध्ययन के लिए है, और 5 कहानियां हमारे अध्ययन के लिए है। पहली कहानी है धरती अब भी घूम रही है। प्रसिद्ध कहानीकार विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई यह कहानी है। मित्रों, मराठी में एक कहावत है,
माय मरो माउसी जगो। परंतु इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सारी दुनिया स्वार्थी है बच्चों। 10 साल की एक लड़की जिसका नाम है नीना, 8 साल का उसका छोटा भाई जिसका नाम है कमल, बचपन ही में ही मातृहीन हो जाते हैं। और जो प्यार करने वाला जो पिताजी होता है वह रिश्वत लेने के कारण 2 महीने से जेल में बंद है, 6 महीने अभी तक बाकी है। ऐसी अवस्था में उन बच्चों की चचेरी मौसी अपने घर ले जाती है और उन्हें दया दिखाती है। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है, चचेरी मौसी और चचेरा मौसा उन दोनों छोटे बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं वो पशु से ही बेहतर ऐसा व्यवहार करते हैं। इस विषय को लेकर ये कहानी लिखी है। अगली कहानी है कमलेश्वर की। उस कहानी का नाम है दूसरे। प्रस्तुत कहानी में एक बड़े शहर में एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की एक युवती की मानसिकता का चित्रण किया है। बच्चों, जिस परिवार की आर्थिक स्थिति जब डावाडोल हो जाती है, कमजोर बन जाती है, कमजोर होती है, उस परिवार में बाहर के दूसरे लोग दखल देने लगते हैं और उसकी यातना जो है उस युवती को भुगतनी पड़ती है। जिस समय किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बन जाती है तो बाहर के दूसरे लोग उस परिवार में दखल देते हैं, निर्णय लेने का काम करते हैं। बच्चों, आज भी गांव हो या शहर हो, हमें यह देखने को मिलता है कि गरीब परिवार में जो निर्णय लिए जाते हैं वह निर्णय उन परिवार के सदस्य नहीं लेते। उन परिवार के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं रहता। उस परिवार के सारे निर्णय जो है वह बाहर के दूसरे लोग लेते हैं। इसका एकमेव कारण यही है, उसका एकमेव कारण यही है, केवल और केवल उनकी आर्थिक स्थिति। बच्चों, तीसरी कहानी है सदा नाम की। यह सदा नाम की कहानी जो है वह मन्नू भंडारी की कहानी है। सजा कहानी में लेखिका ने, मन्नू भंडारी ने, आज की हमारी भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसी पर तीखा व्यंग्य किया है। बच्चों, यह कहानी एक सामान्य परिवार की यातनामय जीवन प्रस्तुत करती है। बच्चों, आप लोग जानते हैं, आप लोग भी बड़े हो, आप लोग समाचार पत्र पढ़ते होंगे, टीवी पर समाचार देखते होंगे, अपने आसपास देखते होंगे। भारतीय कानून की जो व्यवस्था है, यह कानून की जो प्रक्रिया है वह लंबी प्रक्रिया है, खर्चीली है। कभी कभी तो हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी ईमानदार व्यक्ति को अपराधी मानकर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सारा समाज उस व्यक्ति की ओर, उसके परिवार की ओर एक घृणा की दृष्टि से, घृणा की नजरों से देखते हैं और उनकी उपेक्षा भी होती है। बच्चों, चौथी कहानी है सलाम। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह कहानी है। इस कहानी में लेखक ने आज भी इस आधुनिक युग में, आज भी इस कंप्यूटर के युग में दलितों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, द्वेष, हीन भावना पर प्रकाश डाला है। बच्चों, जात कभी न नष्ट होने वाली बात है। समाज कितना भी आधुनिक बनता चला जाए, चंद्रमा पर कदम रखे नहीं तो मंगल पर कदम रखे, कितना भी शिक्षित हो जाए, परंतु जाति हमारे दिलो दिमाग से कभी नहीं निकल जाती। जाति का जो जख्म होता है, जाति का जो दंश होता है वो बहुत गहरा होता है और ये जाति के दंश, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा उसी को मालूम है जो उस जाति में पैदा हुआ, जिसने ये वेदना भोगी है। मराठी भाषा में ऐसा कहा जाता है, ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं। शहर हो या गांव हो, दलितों पर आज भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। बच्चों, गांवों में सवर्णों ने दलितों के लिए जो रीति रिवाज बनवाए हैं वे आज भी जैसे कि तैसे हैं। उसका पालन आज भी गांवों में दलितों को करना पड़ता है, ये जबरदस्ती से करना पड़ता है। आज भी यही स्थिति हमें देखने को मिलती है। आज भी दलित सम्मान से जी नहीं सकता। इस विषय को लेकर ये कविता, ये कहानी लिखी गई है। और आखिरी कहानी है छावनी में बेघर। इस कहानी की कहानीकार है अल्पना मिश्र। बच्चों, ये सैन्य जीवन पर आधारित ये कहानी है। स्वयं अल्पना मिश्र के पति फौजी थे और अल्पना मिश्र ने
अपने जीवन में जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने भोगा, वह अपने मुंह से नहीं, पात्रों के माध्यम से कहानी में व्यक्त किया है। बच्चों, हम आज भी जानते हैं कि आज हमारा भारत देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, भारतवासी सुरक्षित है। इसका एकमेव कारण क्या है? तो हमारे जो सैनिक है, हमारे फौजी है, आज भी हमारे भारत की सुरक्षा के लिए रात दिन 24 घंटे बॉर्डर पर बंदूकें लेकर खड़ी है। तभी हम आराम से भारतवासी नींद सोते हैं। परंतु एक दूसरा हिस्सा हमने आज तक नहीं देखा, जो लेखिका ने इस कहानी में व्यक्त किया है कि फौजियों के परिवार की अवस्था क्या है, वह सच्चाई क्या है। अरे परिवार, इनके परिवार की अवस्था यही है। सत्य बात तो यही है कि जिस छावनी में ये सैनिक का परिवार रहता है, उस छावनी में भी ये बेघर होते हैं। उन्हें ठीक से रहने के लिए जगह नहीं होते। 2 कमरों का मकान, उस 2 कमरों के मकान में सारा परिवार रह जाता है। गांव में माता पिता होते हैं, उनका देहांत कब हो जाता है वो भी पता नहीं चलता। उन परिवारों के बच्चों को शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उनके कई अस्पताल की व्यवस्था नहीं होती।